आप ये बताइए सबसे पहले कि जब लाइट रे डेंसर से रेयर जाएगा तो किधर बेंड करेगा, नॉर्मल की तरफ कि नॉर्मल से दूर? सर नॉर्मल नॉर्मल तरफ से। आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुने, तब एकदम गलत जवाब दिए आप। अपना माइक ऑफ कीजिए, अब एक मौका मिलेगा। आयुष रंजन, माइक ऑन कर लीजिए। यस सर। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेव जाता है तो कौन सा प्रॉपर्टीज है जो नहीं बदलता है? बोलिए जल्दी से। आप भी माइक ऑफ कीजिए। आप लोग क्या करते हैं पता नहीं। देखिए फिर से हम पूछ रहे हैं, अब जिनसे बोलेंगे वो बताएंगे। दिलखुश कुमार, जी माइक सर। ऑन कर लिए। आप यस सर। बताइए, जब हवा से पानी में कोई लाइट जाएगा तो कौन जी। सा प्रॉपर्टीज नहीं चेंज करेगा? जब हवा से पानी में जाएगा, हम्म फर्स्ट प्रॉपर्टी सर, फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट डेंसर मीडियम मीडियम। से सके हम एक आपसे ऑप्शन दे रहे हैं। स्पीड, वेवलेंथ, एनर्जी, मोमेंटम, फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ सर। जानते हैं जो आप जवाब दे रहे हैं ना, वह भी रिकॉर्ड होगा, वो भी यूट्यूब पर रहेगा, सब रिकॉर्ड हो रहा है। और गलत जवाब इसलिए मत दीजिए, और आपका भी गलत जवाब है। चलिए आस्था कुमारी, चलिए आप बताइए कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे तो कौन सा प्रॉपर्टीज नहीं बदलेगा? अभी सब एग्जांपल बता दिए थे, ऑप्शन। बोलिए जल्दी से माइक ऑन करके। पहले तो इंडियन गेमर हैं जो अपना माइक को ऑन कीजिए। इंडियन गेमर, माइक ऑन हो गया? यस सर। आपका नाम इंडियन गेमर है, नाम से क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं? चलिए पहले आप ये बताइए कि अभी जो क्वेश्चन पूछे हैं कि अगर वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो कौन सा प्रॉपर्टीज नहीं बदलेगा? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, एनर्जी, मोमेंटम। स्पीड। वेरी गुड। सभी लोग गलत गलत ऑप्शन दीजिए। चलिए अब जिनसे पूछेंगे वो फिर बताएंगे आगे। प्रणव श्री, यस सर। कौन सा नहीं बदलेगा? क्वेश्चन बोल चुके हैं। फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड, सही है। अब आगे नहीं पूछेंगे, ठीक है? क्या नहीं बदलेगा? देखिए पर डे पूछेंगे, आज सब लोग का रिकॉर्ड रहेगा, समझ रहे ना? आप फोन कर करके सबके गार्जियन को बोल देंगे कि जो पूछते हैं वो जरा आप भी एक बार यूट्यूब पर देख लीजिएगा जा करके, है ना? आप लोग क्या याद करते हैं पता नहीं। चलिए अब और एक आध अच्छा पूछ लेते हैं पहले। चलिए सृष्टि सुमन, स्नेल्स लॉ का फार्मूला क्या था? सर म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर। ठीक है, आप अपना माइक ऑफ कीजिए। चलिए अब एक बताएंगे जिनसे पूछ रहे हैं, तनुज कुमार। यस सर। चलिए आपको ये बताना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनीशन बताना है, फार्मूला बताना है, लेकिन वेवलेंथ के टर्म में बताना है, स्पीड के टर्म में नहीं, वेवलेंथ के टर्म में। सर डिफिनेशन बताएं भाई।
हाँ डेफिनेशन या फार्मूला जो बोलना है बोल दीजिए। sin I बता sin R इक्वल टू यू म्यू। म्यू बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या होगा ये बताना है आपको। sin I बाई sin R। वो नहीं है वेवलेंथ के टर्म में फार्मूला, आप भी नहीं ध्यान दिए हैं लगता है। शालिनी कुमारी बताएंगे। बोलिए जल्दी से। यस सर। बोलिए क्वेश्चन का आंसर बोलिए, यस सर नहीं, सुनते रहिए क्वेश्चन। हमने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का डिफिनीशन बताना है इन टर्म ऑफ वेवलेंथ। बोलिए जल्दी से। सर साइन आई बटा साइन आर। बड़ी मार खाइएगा, बड़ी मार खाइएगा आप लोग समझ से। आशुतोष कुमार के नाम से जो ज्वाइन है वो बोलेंगे। It is defined in the ratio फार्मूला of केवल बोलिए, फार्मूला। हाँ ठीक है सही है। wavelength in vacuum to the ratio of wavelength in that medium. ठीक है सही है। चलिए आप लोग अपना माइक ऑफ कर लीजिए, अब हमारा काम शुरुआत होता है। देखिए ध्यान से, डेली याद करके रखिए डिफिनीशन वगैरह, है ना, तब जाके कसा लेनी। अपना माइक ऑफ कीजिए। देखिए जब तक लर्न नहीं करेंगे, जब तक मजा नहीं आएगा, है ना, समझ में बात नहीं आएगा। हम बार बार कहते हैं कि किसी भी चीजों को जब तक 5 बार नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका भला नहीं होने वाला है। बस इतनी ही समझ लीजिए। यानी कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि अभी जो है साथ साथ मत लिखिए। बहुत लोग तो एक भी दिन फेयर कॉपी हमको भेजे नहीं है क्या लिखे हैं, जो क्या करते हैं पता नहीं, केवल सोचते हैं। बहुत लोग ख्वाब सिर्फ देखते हैं, कर्म नहीं करते हैं। और आपको पता है वैसे लोगों का भविष्य एकदम बहुत गड़बड़ होगा। या फिर ये सोच रहे हैं कि 2 साल के बाद पछताएंगे, प्लानिंग किए होंगे, है ना, कि 2 साल के बाद पछताएंगे तब फिर पढ़ेंगे, है ना, ऐसा कुछ सोच रहे होंगे। पर डे स्टडी करना पड़ेगा, इसलिए बोलते हैं अभी लिखिए नहीं, अभी सिर्फ समझिए। दोबारा जब YouTube पर वीडियो अपलोड करते हैं वहां से खोल करके फिर से कॉपी बनाया था, 2 बार स्टडी हो गया, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। बार बार इस सब चीजों को समझाना पड़ता है आप लोग को। ठीक है, पढ़ने वाला बहुत कुछ पढ़ रहा है, बस इतनी याद रखिए। आज हम लोग को पढ़ना है, हम तो आगे चलते जाएंगे ना, हम रुकेंगे थोड़ी आपके लिए, किसी के लिए। नहीं याद कीजिएगा नहीं समझ में आएगा, सीधा सीधा बात है। ठीक है, देखिए सबसे पहले अब आपको आज से जो पढ़ना है, समझिए कि वो 10th क्लास में अब नहीं पढ़े थे। मतलब 10th क्लास वाला जो है लाइफ समाप्त हो रहा है। और बहुत लोग मैसेज करते हैं कि सर ये टॉपिक नहीं पढ़ाए हैं। आप एनसीईआरटी बुक खोल करके देखिए, एनसीईआरटी में जितना टॉपिक दिया है आपका सिलेबस एडवांस तक का वही सिलेबस है। और एनसीईआरटी में जितना दिया है उससे ज्यादा पढ़ाए हैं। ठीक है, उससे ज्यादा ही पढ़ाते हैं, कम नहीं पढ़ाते हैं। अब बहुत सारा बुक में बहुत सारा कुछ दिया हुआ है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए नेट से जा करके, और तब हमको बताइएगा कि क्या दिक्कत है। जो देखिए सबसे पहले आज पढ़ना है रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। और ये ऐसा टॉपिक है जहां से बोर्ड, नीट, जेईई मेन, एडवांस हर एक साल एगो क्वेश्चन देता है। अब सोच लीजिए कि क्या है इसमें गुण। और इस क्वेश्चन को बनाने में एक टेक्निकल लगता है, स्नेल्स लॉ, और कोई फार्मूला नहीं लगता है। और प्लस 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां का ज्योमेट्री। बस ये समझ लीजिए, एक स्नेल्स लॉ और वही ज्योमेट्री, बस उतना अगर आपको आता है तो आपका काम बिल्कुल फिनिश हो जाएगा अच्छे से, कोई टेंशन नहीं होगा। तो रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस की बात करेंगे। रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन एट प्लेन, कंसेप्ट को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा तो कभी कोई कष्ट नहीं होगा। और जिनको कष्ट हो डायरेक्ट हमको बताइए। देखिए रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे वो देख लीजिए। एक फेनोमेना है इस रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, एक हेडिंग हुआ, मतलब ये हेडिंग है, इसमें बहुत सारा सब टॉपिक है।
तो सबसे पहले आज क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहला इसमें जो टर्म होगा वो क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी शॉर्ट में इसको कहते हैं TIR कहते हैं। इस पर से तो क्वेश्चन ना जाने बोर्ड और जेईई मेन और एडवांस तक में क्या है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है, बस इतना ही सोच लीजिए। लेकिन पहले घटनाएं को समझ लीजिए, फेनोमेना को समझ लीजिए अच्छी तरह से, और तब मजा आ जाएगा। और वह फेनोमेना और घटना देख लीजिए क्या है। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये डेंसर मीडियम है। कौन है? डेंसर मीडियम है। और ये जो है आपका रेरर मीडियम है। और ये आपका नॉर्मल है। अगर कोई लाइट का सोर्स यहाँ पर रखा हुआ है, अगर कोई लाइट सोर्स है तो यहाँ से लाइट सीधा जब जाएगा नॉर्मली इंसिडेंट करेगा तो बेंड नहीं करता है, चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, नॉर्मल इंसिडेंट में पाथ सेम रह जाता है। इस बात की गारंटी, इसको याद कीजिए, वो कभी डेविएट नहीं करेगा। अब देखिए अगर ये इस थोड़ा सा बेंड होके गया तो अब देखिए जब इस तरह से बेंड होके गया तो अब लाइट अब इधर नहीं जाएगा, यहाँ से लाइट अब इस रास्ते से नहीं जाएगा, दूसरे मीडियम में जा रहा है तो। और आपको पहले ही हम लिखे हैं कि ये नीचे वाला है जो डेंसर मीडियम है। लेकिन एक वो बात हम बार बार बोलते हैं, फिर से बोल रहे हैं, जहां ऑब्जेक्ट हो, जहां सोर्स हो या ऑब्जेक्ट, सोर्स ही लाइट को ऑब्जेक्ट कहते हैं, जहां ऑब्जेक्ट हो वह हर हाल में पहला मीडियम होगा। इसको याद कीजिए, ये सब लिखा नहीं जाता है। यही वीडियो बार बार इसीलिए कहते हैं दोबारा सुनिए, दोबारा सुनिएगा, फिर यही बात रिपीट उसमें होता रहेगा। हमने कहा कि हर हाल में जहां ऑब्जेक्ट रहेगा या जहां से लाइट सोर्स निकलेगा वह पहला मीडियम होगा, चाहे वह डेंसर हो चाहे वह रेरर हो। एकदम बात को याद कीजिए। तो फर्स्ट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ1 से डिनोट करेंगे और ये सेकेंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 से डिनोट करेंगे। लेकिन डेंसर से रेरर अगर कोई लाइट रे जाएगा, अगर डेंसर से कोई लाइट रेरर की ओर जाएगा तो टुवार्ड्स नहीं, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, यानी नॉर्मल से दूर भागेगा। यानी कि कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि इंसिडेंट एंगल जो है वो I उससे ज्यादा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन R। ये घटनाएं हैं, ये नेचुरल फिनोमेना है जिसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अब देखिए एक कंडीशन ऐसा आएगा, एक सिचुएशन ऐसा आएगा, उस सिचुएशन पर लाइट रे जो यहाँ से जब निकलेगा, अगर यहाँ पर जा रहा है इधर, तो फिर ये इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा अब। और इस कंडीशन पर एक ऐसा कंडीशन है कि यहाँ पर नॉर्मल बना रहे हैं और यहाँ पर जो है रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन ग्रेज ऑन इंटरफेस, ये इंटरफेस पर ग्रेज करने लगेगा। इसको आपको इंटरफेस किसको कहते हैं? तो बात पहले से पता है कि इंटर मतलब बीच में, फेस मतलब सतह या चेहरा, यानी दो मीडियम को सेपरेट करने वाले को इंटरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरफेस कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो R है ना वो 90 डिग्री हो गया। R क्या हो गया? यहाँ 90 डिग्री के बराबर हो गया, क्योंकि नॉर्मल से 90 डिग्री, क्योंकि सतह पर ये चलने लगा। जब लाइट रे डेंसर से रेरर मीडियम में जाए और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यदि 90 डिग्री हो जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। इसी I को C कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। इसी I को क्या कहते हैं? C कहते हैं, यानी क्रिटिकल एंगल कहते हैं। इसके बाद यदि रे ऑफ लाइट फिर से कहीं चला जाता है तो याद कर लीजिए ध्यान से, अब वो उधर जाएगा ही नहीं, अब दूसरे मीडियम में नहीं जाएगा, न ग्रेज करेगा। जितना एंगल से यहाँ इंसिडेंट किया है उतना ही एंगल से
रे फिर से डेंसर मीडियम में ही आ जाएगा। रे फिर से कहाँ चला जाएगा? डेंसर मीडियम में ही आ जाएगा। और ये आई और ये आई सेम ही होगा, लेकिन अगर आई बराबर आर लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये फिनोमेना फॉलो करेगा। इसी को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और हिंदी में हम तो पढ़े थे 10th क्लास में पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना। तो बात समझ लीजिए कि सबसे पहले इस फिनोमेना को समझिए कि क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो कंसेप्ट है ना, वह हर हाल में तभी होगा, यानी यह नेचुरल फिनोमेना, यानी कि नेचर की जो ये घटनाएं है ना, वो तभी घटित होगी जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाएगा। और आपको हवा से, पानी से हवा में जाए, ग्लास से पानी में जाए, ग्लास से हवा में जाए, मतलब कि डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा, तभी ये दोनों घटनाएं होगी घटित, अन्यथा ये घटनाएं घटित नहीं होगी। इस बात को समझ लीजिए। तो क्रिटिकल एंगल जो हुआ आपका, जो क्रिटिकल एंगल हुआ आपका, क्रिटिकल एंगल जिसको C कहते हैं, इसका डिफिनीशन तो बहुत सिंपल है। कहता है इफ रे ऑफ लाइट goes from denser to rarer medium, goes from denser to rarer medium, then ray bends away from normal, यानी नॉर्मल से ये दूर जाएगा। एट सर्टेन, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, फुल स्टॉप हो गया। इफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन becomes 90 degree, angle of refraction becomes 90 degree, then angle of incidence तब angle of incidence is known as critical angle, तब उसी को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। इस बात को समझ लीजिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तब क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तब तो स्नेल्स लॉ से चलेंगे, बाई स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ लगेगा, देखिए जब जब रिफ्रैक्शन की बात होगा, स्नेल्स लॉ के बिना कोई काम बिल्कुल नहीं होगा। तो बाई स्नेल्स लॉ से क्या लिखेंगे? μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R। अब बताइए, μ1 तो μ1 है मीडियम, लेकिन sin I के बदले sin C हो जाएगा, और μ2 तो μ2 है, लेकिन sin R के बदले sin 90 हो जाएगा। तो sin 90 1 हो गया, इसलिए sin C का फॉर्मूला μ2 बाई μ1 होता है रियल फार्मूला। ये एकदम रियल फार्मूला यही होता है, इस बात को याद कर लीजिए। लेकिन 10th क्लास में ये वाला फार्मूला आप याद नहीं किए थे। इफ कंडीशन है सेकेंड मीडियम इज एयर और वैक्यूम, क्या वैक्यूम, देन तब μ2 बराबर 1 हो जाएगा। अगर सेकेंड मीडियम जो है या तो हवा रहे या वैक्यूम रहे, तो ये μ2 का वैल्यू क्या होगा? 1 हो जाएगा। तब तो आप लिख सकते हैं देन μ1 बराबर μ2 बराबर 1 और μ1 बराबर हो जाएगा म्यू मान लेते हैं तब, क्योंकि एक ही वो मीडियम की बात करना है। और यहाँ अपर फॉर्मूला लगाइएगा, तब साइन C इक्वल टू होता है 1 बाई म्यू। और 10th क्लास में ये वाला फॉर्मूला दिया जाता था, साइन C बराबर 1 बाई म्यू। लेकिन साइन C बराबर 1 बाई म्यू एक स्पेशल कंडीशन है, लेकिन साइन C बराबर μ2 बाई μ1। यानी हम आपसे अगले क्लास में फिर पूछेंगे इसी तरह से नाम बुला करके कि बताइए
कि क्रिटिकल एंगल का डिफिनीशन जो है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में बताइए, तो साइन सी बराबर 1/μ मत बोलिएगा, साइन सी बराबर μ2/μ1 याद कीजिएगा। और μ2 जो है सेकेंड मीडियम है, μ1 जो है फर्स्ट मीडियम है। कौन डेंसर है? तो फर्स्ट मीडियम डेंसर है। कौन रेयर है? तो सेकेंड मीडियम रेयर है। इस बात को एकदम कन्फर्मली याद होना चाहिए, क्योंकि ये घटनाएं ही तभी घटित होती है, अन्यथा ये घटनाएं घटित नहीं होगी। तो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर वो डेंसर मीडियम में ही क्यों रह गया? ये वाला लौट करके जो आया, यस सर। बता रहे हैं क्यों आया जो, ठीक है। सबसे पहले ये जो पढ़ाई वो समझ में आ गया ना। देखिए नेचर की घटनाएं हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। अब हम इसको गंदा करते हैं। सर थोड़ा सा हट जाइए। यूट्यूब पर से जाके लिखना ही है, तो हटने उठने की ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लिखना वहीं से है आपको, अभी मत लिखिए, अभी सीधा याद कीजिए। देखिए हम फिर से बता रहे हैं, नेचुरल फिनोमेना यानी ये घटनाएं घटित होती है नेचर में, जिसको हम लोग स्टडी किए, ये नेचुरल फिनोमेना है, ये ऐसा होता है, बस इतना याद रखिए। और क्यों होता है? तो देखिए एक्चुअली उसका रीजन तो पहले ही बता दिए हैं कि जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो लाइट रे अवे जाएगा कि टुवार्ड जाएगा नॉर्मल का? अवे जाएगा, अवे जाएगा। तो अवे भागा डेंसर से। और याद करने का भी टेक्निक बताए थे, याद कीजिए, टेक्निक बताए थे याद करने के लिए। डेंसर मतलब पास पास, रेयर मतलब दूर दूर। तो आप लोग डेंसर मतलब ये समझते हैं कि 2 पार्टिकल पास पास होगा, रेयर मतलब 2 पार्टिकल दूर दूर होगा। लेकिन हम समझते हैं उल्टा, हम समझते हैं कि डेंसर का मतलब लाइट रे जो है ना नॉर्मल के पास होगा, और रेयर का मतलब लाइट रे जो है नॉर्मल से दूर होगा। तो मेरा कंसेप्ट ज्यादा अच्छा है, इसलिए कभी भूलते नहीं है। डेंसर में लाइट रे नॉर्मल के पास होगा, और रेयर में लाइट रे नॉर्मल से दूर होगा। अगर ये बात दिमाग में सेट है तो डेंसर से रेयर जाएगा तो अवे, और रेयर से डेंसर आएगा तो टू बार्स, सीधा सीधा बात हो गया। तब अब अवे जाएगा, अवे जा रहा है मतलब लाइट रे यहां से निकला, थोड़ा अवे हुआ, थोड़ा अवे हुआ। एक समय ऐसा आया कि नॉर्मल के बाद इतना अवे हो गया कि ये 2 मीडियम का जो इंटरफेस पर उस पर ग्रेज करने लगा। और जब ग्रेज करने लगता है तो इसी घटना को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। उस समय जो इंसिडेंट एंगल होता है क्रिटिकल एंगल होता है। उसके बाद एक और घटना घटित होता है, उसके बाद ये घटना घटित होता है कि इस क्रिटिकल एंगल के बाद इससे ज्यादा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, अगर इससे ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया तो रे सेम ही मीडियम में लौट करके आ जाता है। इसी को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और डायमंड सबसे ज्यादा ब्रिलियंस कलर शो करता है तो क्रिटिकल एंगल के मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के चलते करता है। और एक बात तो यार याद कीजिए, अभी इसका तो बहुत सारा एग्जाम्पल हमको पढ़ाना है और बताना है। पूरा वर्ल्ड जो बैठा हुआ है ना, आपका नेट का स्पीड, वो सब ऑप्टिकल फाइबर पर बैठा हुआ है। और क्योंकि आप बताइए सैटेलाइट से स्पीड नहीं होगा, सैटेलाइट मोबाइल खरीद लीजिएगा ना तो रुक रुक के बात होगा, ऐसे फटाफट नहीं हो जाएगा। तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है वो अभी बताएंगे। शुरुआत पहले इसको थोड़ा मिटाते हैं, तब हम PIR का, अब इस देखिए क्रिटिकल एंगल हो गया, अब PIR ही का फेनोमेना हम देखेंगे। तो पहले इसको थोड़ा सा इधर से साफ करते हैं। ये सब नेचुरल फेनोमेना है, घटना है, उसको हम लोग समझ करके उसका हम लोग यूज करते हैं। और ऑप्टिकल फाइबर यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बिना तो लाइट ही आपका नहीं है, बस इतनी सोच लीजिए। इसमें अभी हम आपको तुरंत बता रहे हैं फायदा, और आपको उसका नोट्स हम भेज देंगे। देखिए जो लोग पटना में रहते हैं या पटना में हैं, ऑफिस से आकर के कॉपी जरूर ले जाइए, उसमें सब नोट्स लिखा हुआ है अच्छे से, है ना, आपको थोड़ा सा सहूलियत जरूर हो जाएगा। देखिए अब बताते हैं TIR की घटनाएं कि हम लोग को क्या फेनोमेना होता है, क्या घटनाएं होता है वो समझ लीजिए। देखिए TIR में क्या होता है,
जब डेंसर से रेयर मीडियम में हम लोग जाते हैं तो सीधा चले जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि रे सेम मीडियम में लौट आता है। ये कब लौटेगा? जब इंसिडेंट एंगल कम से कम, इंसिडेंट एंगल कम से कम ग्रेटर हो क्रिटिकल एंगल से या इक्वल हो, तभी ये TIR का फिनोमेना होगा। यानी कि जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर की ओर जा रहा है और यदि इंसिडेंट एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा थोड़ा बहुत भी हो गया तो रे सेम मीडियम में आ जाता है और इस घटना को ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज कहां कहां होता है? तो बहुत जगह होता है। सबसे पहले एक मिराज पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? मिराज। यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का अगर थोड़ा सा डेफिनेशन लिखेंगे, यानी शॉर्ट में TIR लिख रहे हैं, तो हम यही लिखेंगे, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर than critical angle, then ray of light come back into same medium, same medium. This phenomena is known as आपका क्या होगा? दिस फेनोमेना इज नोन एज TIR। इसी को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। देखिए, ये नेचर की एक घटना है जिसको हम लोग समझते हैं और इसका फिर साइंटिफिक यूज करते हैं। इसका जो छोटा छोटा एग्जाम्पल था ना, एग्जाम्पल वो हम लोग 10th क्लास में भी पढ़े थे। जैसे एक था मिराज, इसको हम लोग हिंदी में मृग मारीचिका कहते थे। ये कहाँ होता है? तो डेजर्ट एरिया में होता है। कहाँ होता है? डेजर्ट एरिया में। हम देखिए फिनोमेना समझा देंगे, इसका लैंग्वेज नहीं लिखवाएंगे। लैंग्वेज कॉपी में लिखा हुआ है, जो लोग नोट्स ले गए हैं। देखिए इसमें जो है आपका मिराज में क्या होता है वो समझ लीजिए ध्यान से। आपका ये अर्थ है, क्या है? अर्थ का सरफेस है, यानी सरफेस या रोड का कहिए, ये है ना। देखिए सन जो है ना इधर है, सन है, ये सन है, सन सूरज भगवान जी हैं इधर। यहां से लाइट आएगा। देखिए गर्मी के दिनों में ये मिराज दिखेगा, या डेजर्ट एरिया में ज्यादा गर्मी पड़ता है वहां ज्यादा दिखता है, और हमारे पटना में भी दिखता है। कब? जब 4 लेन हाईवे पर सीधा चलिए और सूरज भगवान जिधर जा रहे हैं उसको उल्टा में सामने खड़ा रहे, तब दिखेगा आपको, ऐसे नहीं दिखेगा। मतलब आप इधर से बाइक जा रहे हैं चलाते हुए, 4 व्हीलर है ना, 4 व्हीलर ऐसे आप चलाते हुए जा रहे हैं या 2 व्हीलर चलाते हुए जा रहे हैं, तब दिखेगा सूर्य भगवान उधर होना चाहिए। तब जब सीधा रोड रहेगा ना, गर्मी ज्यादा जब रहेगी, तब क्या होता है ना, आपको याद होना चाहिए कि रेडिएशन के थ्रू जो हीट आता है ना, वो मीडियम को इफेक्ट नहीं करता है, सीधा पृथ्वी के सरफेस को हीट करता है, यानी गर्म करता है। ये जब इसको ये गर्म करता है तो यहाँ का जो लेयर है, यानी नीचे का जो लेयर है ना हवा का, अगर लेयर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया ऐसे लेयर, तो ये जो हवा का लेयर है ना, ये हॉट एयर हो गया। ये नीचे हॉट एयर हो गया और ऊपर जो है कोल्ड एयर है। कौन सा एयर है? कोल्ड एयर है, ठंडा हवा है। आप याद कीजिए, अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो 6ठे मंजिल या 7वें मंजिल पर अगर आपका अपार्टमेंट है ना, तो समझ लीजिए कि वहां पर उतनी गर्मी नहीं लगेगी जितना लोअर और 2nd और 3rd फ्लोर पर गर्मी लगेगी। क्यों? क्योंकि हवा जो गर्म होता है ना, सबसे पहले लोअर सरफेस का गर्म होता है। तो ये हवा जब गर्म हो गया तो फैल गया। अब फैल गया हवा, तो हॉट एयर जो होता है ना, रेयर मीडियम होता है। कैसा हो जाएगा? रेयर मीडियम हो गया। और कोल्ड जो है वो डेंसर हो गया। अब लाइट रे कहां से आ रहा है? डेंसर से रेयर मीडियम की जा रहा है। आप गाड़ी चलाते जा रहे हैं,
डेंसर सेलुलर मीडियम की ओर जा रहा है, आप गाड़ी चलाते जा रहे हैं, तो लाइट रे जब डेंसर सेलुलर मीडियम आएगा और अगर वह लाइट रे इतना एंगल पर इंसिडेंट किया कि यह एंगल अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा निकल गया तो लाइट जो है ना इस जमीन को छुएगा ही नहीं, हवा से ही बाहर भागने लगेगा, ऐसे तिरछा भागने लगेगा, हवा से ही बेंड कर जाएगा। तो हवा का तो कोई कलर है नहीं, पानी का कोई कलर है नहीं, और दूसरी बात यह है कि हॉट एयर जो है ना इस सिचुएशन से आगे निकलता है, ऐसे ऐसे करके ऊपर बढ़ता है, वो झिलमिला झिलमिला के जिसको कहते हैं ऊपर हो जाता है। अब लाइट रे आएगा तो ये भी झिलमिलाने लगेगा, हल्का हल्का इधर उधर डाइवर्ट करेगा, तो आपको लगेगा कि अरे बहुत पानी है उधर सामने, एकदम पानी के जैसा दिखेगा, लगेगा कि ऐसे पानी हल्का मार रहा है जिस तरह से दिखेगा आपको। और एक्चुअल में तो फिनोमेना क्या हो रहा है, इसी को कहते हैं मिराज। और ये किसका एग्जाम्पल है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है। बताइए यह फिनोमेना कितने लोग देखे हैं, कभी ध्यान से समझे हैं? और जो स्कूल बस से आते जाते होंगे ना 2-2:30 बजे, वो जरूर देखे होंगे कभी ना कभी। जी सर। देखे हैं सर। देखे हैं सर। ठीक है, बहुत का, अगर 4 लेन और 6 लेन वाला हाईवे रहेगा ना तब तो आपको कंफ्यूज कर देगा, आपको लगेगा कि आगे बहुत पानी है, बाइक को स्लो कीजिएगा, पता चला कि पानी है ये नहीं है। सर उधर से जो गाड़ी आता है वो भी दिख जाता है उसमें। और एक बात और समझिए ध्यान से, हम लोग तो इंसान हैं, समझते हैं इस बात को, तब इतना परेशान हो जाते हैं, लेकिन डेजर्ट एरिया में जो एनिमल रहता है, जिसको ऊंट जो भी है वगैरह रहता है, सोचिए वो कितना परेशान होता होगा। उसको जब गर्मी में प्यास लगता होगा तो लगता हो उधर पानी है, दौड़ते दौड़ते मर जाता है। हम लोग तो समझते हैं कि अच्छा लगता है कि कुछ खतरनाक खेल हो रहा है, और जो नहीं समझ पाता होगा जानवर, वो डेजर्ट एरिया में सोचिए अगर प्यास लग जाएगा, वो पानी की खोज में निकलेगा तो उसको सगरों पानी दिखेगा, जिधर मुंह करेगा पानी, और दौड़ के जाएगा तो कुछ नहीं, बालू है ना। तो ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का पहला एग्जाम्पल मिराज। इसी का एक उल्टा होता है लूमिंग, जो कि समुद्र के किनारे होता है। समुद्र के किनारे कितने लोग गए हैं? देखिए समुद्र के किनारे जब जाइएगा और दिन का लगभग 2:30-3 बजे के आसपास जाइए, और जब समुद्र से आप 1-8 किलोमीटर दूर रहिएगा ना तो आगे लगेगा कि बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ है, बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ दिखेगा आपको, लेकिन वैसा कुछ नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि फिर वही कहानी, ये आप जमीन पर जा रहे हैं, आगे पेड़ पौधा, इधर पानी ही पानी सागरा है, समुद्र है। अब क्या होगा, आप सोच लीजिए क्या होगा, यहाँ पर वही घटनाएं फिर घटित होगी, है ना। हवा तो ठंडा रहेगा इधर और पानी ये गर्म इस एरिया का, फिर ऐसे लौट जाएगा, तो आपको लगेगा कि वहां का जो है ना आगे एक, अरे ये तो छोटा एरिया है ना, ये तो बहुत बड़ा एरिया दिखेगा आपको। तो बहुत बड़ा एरिया में उल्टा सब कुछ दिखेगा आपको, तो लगेगा कि पानी जो नीचे है ना वो लगेगा कि बहुत ऊपर तक उठ गया है, तो वो आपको जो दिखेगा उसको लूमिंग कहते हैं। और उसमें आपको लगेगा कि अजीबोगरीब फिनोमेना, पहला बार जाइए तो आपको लगेगा कि कहाँ समुद्र है, आगे तो पहाड़ हुआ है लगता है, आज जब पास जाइएगा हाँ, लेकिन 1-8 किलोमीटर दूर से दिखेगा आपको। समुद्र के नजदीक चले जाइएगा तो भी दिखेगा, तो लेकिन आप समझ जाइए कि तो पानी वाला है, लगता है उससे दिख रहा है आपको लगेगा कि। और दूसरी बात, सागम नजदीक में चले गए तो उधर से अगर कोई आपका बोट स्विमर ये सब आ रहा है ना, तो लगेगा कि ये ऊपर उठा हुआ है थोड़ा सा स्विमर, मतलब आपके पानी के लेवल से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, इसलिए क्योंकि वो फिनोमेना होता है। तो देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बहुत सारे फिनोमेना है। अब ब्रिलियंस कलर ऑफ डायमंड में क्या होता है, तो कहा जाता है, हिंदी में कहावत है, हीरा का कीमत नहीं होता है, ज्वारी का कीमत होता है। ज्वारी मतलब जो होता है हीरा को बनाता है, मैन्युफैक्चर मतलब उसका जो कटिंग करता है, ज्वारी उसको कहते हैं, है ना। हम कह रहे हैं कि डायमंड, ब्रिलियंस कलर ऑफ डायमंड में क्या होता है, यानी डायमंड जो है इतना चमकीला क्या होता है, एक बार जब उस पर लाइट दीजिएगा ना तो बहुत देर तक लाइट उसके अंदर से चमकते रहता है। ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन यही है कि डायमंड का कटिंग, देखिए डायमंड का एक्चुअली क्रिटिकल एंगल लगभग 23 डिग्री से 24 डिग्री के आसपास होता है। अब अगर हम उसका कटिंग, जैसे ये हमको एक एकदम मिल गया था क्या, स्फेयर, तो स्फेयर बन गया तो इसमें लाइट दिया तो फिर बाहर निकल जाएगा,
उसको इस तरह से कटिंग किया जाता है अंदर कि एक बार लाइट एंट्री किया ना तो बार बार इसी के अंदर वो रिफ्लेक्ट बैक करता रहे। आप बार बार वो बाहर निकलेगा ही नहीं लाइट, क्योंकि TIR हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, लाइट इसी में घूमते नजर आएगा। तो डायमंड के रिंग पर जब एक बार लाइट दे दिएगा ना और लाइट ऑफ कर दिया अंधेरा में, देखिएगा बहुत देर तक लाइट वो चमकते रह रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लाइट वो बार बार घूम रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण वो बाहर ही नहीं निकल रहा है। तो वैलेंस कलर ऑफ डायमंड भी जो है ना आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फेनोमेना होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फेनोमेना होता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमको बताना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फेनोमेना का, वह अब बतलाना है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ये सबको स्क्रीनशॉट लेके क्या कीजिएगा, है ना, वीडियो देख लीजिएगा और बाकी फिर हम लिखा हुआ बोलिएगा, तो नोट्स भेज दिए हैं पहले ही आप लोग को। क्रिटिकल एंगल तक आगे तक का आपका नोट्स भेजा हुआ है, आपके पास PDF पहले ही पहुंच चुका है। जिनके पास नहीं होगा बोलिएगा तो फिर से हम PDF पहुंचा देंगे। चलिए देखिए अब क्या करना है, आपका ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर नहीं कहते हैं कि सर जियो का ले लिए हैं क्या, ऑप्टिकल फाइबर ले लिए हैं, मतलब कि आप नेट जो लिए हैं जियो फाइबर लिए हैं। अब जियो फाइबर, जियो ने ऑप्टिकल फाइबर आपको प्रोवाइड किया है, जियो फाइबर नहीं होता है ना, एयरटेल का फाइबर नहीं होता है, वो ऑप्टिकल फाइबर होता है। वो काम कैसे करता है उसकी बात को समझिए। आप जो है सीधा मोबाइल का नेटवर्क का स्पीड जो होगा ना, आपका जानते कितना होगा, 5 Mbps, 10 Mbps, 12 Mbps, 15 Mbps, बस इतना ही होगा। आज जियो फाइबर या फाइबर किसी का ले लीजिए, जियो ले लीजिए, एयरटेल ले लीजिए, जिसका भी फाइबर ले लीजिए, सिंपल नेट सिफी लोकल भी बहुत सारा रहता है, किसी का फाइबर आप ले लीजिए, उसका स्पीड 4G अगर मोबाइल है आपका, तो 4G मोबाइल में आपको स्पीड देगा लगभग 50 Mbps, 60 Mbps, 70 Mbps, इस तरह से देगा, है ना, 40 से तो नीचे नहीं जाता है। और अगर 5G मोबाइल है आपका तो उसमें देगा 100 Mbps प्लस, लैपटॉप है तो 130, 140 Mbps के आसपास स्पीड देगा आपको। कहता है 150 लेकिन 110 भी देता है। लेकिन वही नेटवर्क से उतना स्पीड क्यों नहीं मिलता है, हवा से जब आ रहा है तो उतना स्पीड क्यों नहीं आपको मिलता है, उसका रीजन यही है, ऑप्टिकल फाइबर ही रीजन है आपका। क्या है? आपका ऑप्टिकल फाइबर ही रीजन है। देखिए ऑप्टिकल फाइबर में रीजन में क्या होता है वो बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। ऑप्टिकल फाइबर रीजन में तो देखिए बात को समझने की अगर कोशिश कीजिएगा तो ऑप्टिकल फाइबर का मेन बनाया ऐसे जाता है, एक सबसे पहले ये मीडियम है पूरा आपका, ये मीडियम जो है ना डेंस मीडियम, ऐसा नहीं कि हवा है इसके अंदर, ये मीडियम पूरा डेंस है। मान लीजिए कि ग्लास का एक मीडियम है, ये किसका मीडियम है, ये ग्लास का मीडियम है, ये पूरा एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समथिंग होगा, मान लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, अच्छा μ1 मान लेते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। ये ऑप्टिकल फाइबर अभी तक नहीं बना, अब इसके ऊपर एक लेयर और बैठाइए, एक लेयर और बैठाइए, है ना, एक लेयर और बैठा दीजिए, ये लेयर अलग है, इस लेयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो μ2 है, इसका क्या है μ2 है, हम दो ही लेयर का बता रहे हैं। ऐसे आपके पास जो ऑप्टिकल फाइबर आता है लगाने वाला, उसमें एक दो लेयर नहीं रहता है, हजारों लेयर्स रहते हैं, और इतना पतला लेयर रहता है कि आप समझ भी नहीं पाते हैं बात को। आपका केस से पतला रहता है, उसमें 3, 4, 10 लेयर रहता है। अब ये लेयर बन गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। अब हमको यहां से अमेरिका भेजना है, इसको कहां भेजना है, हमको अपनी बात को अमेरिका पहुंचाना है, हमारा अपना सिस्टम को अमेरिका पहुंचाना है इस वायर के थ्रू। तो वायर के थ्रू जब पहुंचाना है तो क्या होगा, अब हम यहाँ पर इस एंड पर लाइट को इस तरह से इंसिडेंट करवावें, लाइट को इस तरह से इंसिडेंट करावें, तो लाइट तो अब इधर जाएगा नहीं क्योंकि ये इधर एयर था, तो इधर तो हो गया डेंसर मीडियम, तो नॉर्मली वो पहले खींच लीजिए आप इधर। अब ये एरे लाइट इधर नहीं जाएगा, ये किधर इधर नहीं जाएगा, अब यहाँ से ये बेंड करेगा
टुवार्ड्स नॉर्मल, क्योंकि रेयर से डेंसर जा रहा है, तो रेयर से किधर जा रहा है, डेंसर, तो ये टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा, और बेंड करके लाइट यहाँ पहुंच गया। और लाइट जब यहाँ पहुंचा तो जानते हैं ये क्या हुआ, यह जो लाइट है, तो यह लाइट यहाँ मीडियम μ1 अलग है और μ2 अलग है। अब TIR होने के लिए हर हाल में μ1 को वैल्यू को ज्यादा होना चाहिए μ2 से, यानी μ1 जो है आपका डेंसर मीडियम होना चाहिए, यानी μ1 है जो डेंसर और μ2 रेयर होना चाहिए, तब TIR का फिनोमेना लगेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना लगेगा, और लाइट रे अब बाहर नहीं निकलेगा, अब फिर से ये इस पर आ जाएगा इधर। अब यहाँ पर जब आ गया एक बार, तो मीडियम को हम लोग ऐसा पाइप को बनाते हैं कि अब हर बार लाइट है जो इसका एंगल जो होगा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा ही होगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, जितना दूर पाइप रहेगा बढ़ते चला जाएगा ये। और जानते हैं एगो बात, लाइट को फोटोन कहते हैं, लाइट को क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। और फोटोन इतना हल्का पार्टिकल है कि किसी से कोलिजन करता है ना तो एनर्जी लॉस नहीं करता है वो। अब जब वो एनर्जी लॉस नहीं करता है तो सोच लीजिए कि जितना एनर्जी से हम यहाँ पर इसको सबमिट करेंगे, डालेंगे, उतना ही एनर्जी अमेरिका पहुंच जाएगा विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी। यानी वायर अगर ऑप्टिकल फाइबर यहाँ से अमेरिका तक बिछा दें तो यहाँ से लेकर के अमेरिका चला जाएगा आपका लाइट, बिना कोई अपना एनर्जी लॉस किए हुए। अब सोचिए क्या यहाँ से अमेरिका तक सभी जगह ऑप्टिकल फाइबर, यहाँ से आपके घर से क्या अमेरिका तक ऑप्टिकल फाइबर बिछा हुआ है कि नहीं, आप लोग बताइए, बोलिए जल्दी से, कोई बोलिए। नहीं 100% है, नहीं नहीं 100% है। आपका ये बताइए कि आप ऑप्टिकल फाइबर लिए हैं, जियो फाइबर लिए हैं, क्या जियो फाइबर से अमेरिका वाला चीज सर्च नहीं कर पाते हैं? यस सर। तो जुड़ा हुआ है, तो कहिए सर अरे बाप रे बाप उतना दूर अमेरिका समुद्र 7 समुद्र पार जाएंगे तो कैसे होगा? तो समुद्र के अंदर अंदर ऑप्टिकल फाइबर बिछा दिया है। और जानते हैं रिलायंस जियो सस्ता क्यों देता है, एयरटेल महंगा क्यों देता है? जियो ने 2009 से ही, देखिए बिजनेसमैन का प्लानिंग देखिए और हम लोग का वो प्लानिंग देखिए, 2009 से वो ऑप्टिकल फाइबर पूरे इंडिया में बिछाना शुरुआत किया और बहुत सारा कंट्री तक अपना खुद पैसा से ऑप्टिकल फाइबर बिछा दिया। तो ऑप्टिकल फाइबर बिछाने में जो खर्च हुआ वो हो गया। अब उसको जो आप पैसा दे रहे हैं ना उसको अब किसी को देना नहीं है, 300 का 300 उसके पास रह गया जो मंथली दे रहे हैं। अब एयरटेल वाला ऑप्टिकल फाइबर अपना बिछाया नहीं है, दूसरे से लेता है पैसा, तो महंगा तो देवे करेगा। अब जियो के जैसा कैसे सस्ता कर सकता है? वो कभी नहीं कर सकता है, लेकिन वो पहले इन्वेस्टमेंट कर चुका है। सोचिए 2009 ऑप्टिकल फाइबर 2009 से बिछाया और 15 तक बिछाया, 16 तक बिछाया और तब लॉन्च किया था वो वही 4G सबसे पहला और सबसे सस्ता किया था, इसीलिए उसका प्लानिंग बहुत पहले से था और पूरे में बिछा चुका है ऑप्टिकल फाइबर, है ना। और हम लोग प्लानिंग 2 साल बाद या 1 साल बाद का भी नहीं करते हैं कि अच्छा सभी पढ़ेंगे तब आगे काम होगा, अच्छा है ना। कितनों बोलते हैं तो नहीं है, मन से पढ़िएगा, छोड़िए दीजिएगा बात को। हम बार बार कहते हैं कि एक बार आप वीडियो केवल आराम से समझिए, दोबारा उसको देख करके वीडियो चला दीजिए, मोबाइल रख दीजिए और तब लिखिए और तब नोट्स बनाइएगा ना, तो आपको ज्यादा मजा आएगा। रोक रोक के नोट्स बनाइए, है ना, और बात सुन करके नोट्स बनाइए तो ज्यादा होगा। अपना लैंग्वेज में नोट्स बनाइए तो आपको ज्यादा याद होगा। बात को समझने की कोशिश कीजिए, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर में एनर्जी लॉस नहीं होगा। और जानते हैं जो भी हम लोग बात करते हैं, नेट यूज करते हैं ना, वो सारा वेव के रूप में जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में जाएगा। मैं कम्युनिकेशन सिस्टम भी 12th में पढ़ाऊंगा आपको। कम्युनिकेशन सिस्टम में सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? लाइट का ही एक पार्ट है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही पार्ट लाइट है, तो दोनों का फिनोमेना एक जैसा होगा। अब हवा के थ्रू अगर आ रहा है तो स्पीड क्यों घट रहा है? तो ये हवा में जो पार्टिकल है ना, छोटा छोटा ऑक्सीजन वाला, नाइट्रोजन वाला, डस्ट पार्टिकल,
उससे जब वेव बार बार टकराता है ना, बार बार टकराता है ना, तो उसका स्पीड को घटा देता है। अब सोच लीजिए, आपका अगर हवा हटा दीजिएगा तो टॉर्च जलाइएगा, जानते हैं अमेरिका में, सॉरी अमेरिका तो बहुत दूर हो गया, मतलब आप अपने घर में 2-4 किलोमीटर दूर हमसे बैठल होंगे तो मेरे घर तक टॉर्च का लाइट आ जाएगा। लेकिन हवा में जो टॉर्च का लाइट जलाते हैं ना, वो धीरे धीरे लाइट को घटा देता है, इंटेंसिटी को कम कर देता है। और यही हवा जो है ड्रैग मीडियम है, तो जितने तरह का इंटेंसिटी है वो सबको घटाता है। उसका लिए फार्मूला इनवर्स स्क्वायर लॉ लागू होता है, यानी जितने तरह का इंटेंसिटी है सभी में इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होता है, चाहे वह लाइट का इंटेंसिटी हो, चाहे वह साउंड का इंटेंसिटी हो, चाहे आपका किसी चीज का इंटेंसिटी हो। आप बताइए, क्लासरूम में जब हम पढ़ाते हैं तो आगे वाला बेंच पर ज्यादा आवाज जाता होगा, बड़ा क्लासरूम है, पीछे वाला को तो आवाज सुनाई ही नहीं पड़ता है, और वो पंखा चला दिए गर्मी के दिन में तो और नहीं सुनाई देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, माइक सिस्टम लगाते हैं। क्यों? साउंड का भी इंटेंसिटी कौन घटा रहा है? यही हवा। हवा जो है ना सबसे बड़ा ड्राइव फोर्स है, एब्जॉर्बर है, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बताइए नेट का स्पीड कैसे फास्ट हो जाएगा आपका मोबाइल में? सोचने वाली बात है, नहीं फास्ट होगा आपका, कितना कुछ कर लीजिए आपका फास्ट नहीं हो सकता है। वही ऑप्टिकल फाइबर के थोड़ा वायर के थ्रू जब आपके घर में वो आया तो उसको तो कहीं रुकावट मिला नहीं, तो फट से जितना एनर्जी आ रहा है सब पहुंच रहा है, तो स्पीड बढ़ेगा ही हर हाल में। अब बात समझ में आया कि पूरी दुनिया से अगर ऑप्टिकल फाइबर हटा दिया जाए और पूरी दुनिया से ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना अगर नहीं होता, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता लेकिन साइंटिस्ट आज तक खोजता नहीं, तो हम लोग कौन से दुनिया में रहते वो समझ लीजिए, है ना। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का बहुत सारे एग्जाम्पल है, और आपको पता होना चाहिए कि इंजीनियरिंग में अब ऑप्टिकल फाइबर एक अलग ब्रांच होने जा रहा है, इतना इसका भयानक रूप हो गया है। अब सोच लीजिए कि कम्युनिकेशन आप पढ़िएगा तो उसमें ऑप्टिकल फाइबर आपको कितना पढ़ना होगा। मेरे पास अभी ड्रॉवर में रखा होगा ऑप्टिकल फाइबर का एक मोटी सी बुक है ना, यहाँ पर लिखा हुआ, आपको अगला दिन दिखा देंगे, खोज के रखेंगे ऑप्टिकल फाइबर का कितना पढ़ना है जो, ठीक है। तो कहने का मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना था, मेरा ब्रांच था कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो उसमें ये पढ़ना था, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का बहुत सारा फिनोमेना है। अब आगे बात करते हैं कुछ अलग से, किन्हीं को अगर कुछ पूछना हो। देखिए नीतीश कुमार जी आप हाथ उठाए हुए हैं, कोई डाउट है तो बोलिए जल्दी से। सर ये ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? जा सारा कहानी खत्म, आपको पता नहीं चला कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। ऑप्टिकल फाइबर एगो वायर होता है, एगो तार होता है, ठीक है। और वो तार कहाँ कहाँ होता है वो भी बता देते हैं आपको। कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जोड़ते हैं, उसमें भी ऑप्टिकल फाइबर होता है, ठीक है। बहुत जगह ऑप्टिकल फाइबर होता है। रुकिए 1 मिनट हम आपको दिखाते हैं ऑप्टिकल फाइबर। चलिए ऑप्टिकल फाइबर आपको दिखा रहे हैं नीतीश कुमार जी। देखिए नीतीश कुमार जी, दिस इज द ऑप्टिकल फाइबर, यही ऑप्टिकल फाइबर है, तार है ये। देखिए इसमें कोड है 2 तरह से, है ना। ये कोड ऐसा रहता है जो कंप्यूटर में कनेक्ट होता है, ये ऑप्टिकल फाइबर इसमें रहता है। देखिएगा इस तरह का कोड रहेगा, है ना। कंप्यूटर वगैरह में कनेक्ट होता है ना, लैपटॉप वगैरह में भी आप एक लैपटॉप को दूसरे लैपटॉप से कनेक्ट कीजिएगा तो इसमें ये रहता है, या नेट वाला में कनेक्ट किया जाता है, तो ये ऑप्टिकल फाइबर है। ये अंदर जो है ना आपका टोटल बहुत सारा इसमें वायर है, इसमें तो बहुत एगो दूगो नहीं होगा, बहुत सारा होगा, क्योंकि बहुत सारा पाथ होता है एक दूसरे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ले जाने के लिए। और आपको एक और बता देते हैं, टेलीफोन एक्सचेंज के आसपास लाल तार मोटा मोटा फेंका हुआ रहता, कोई ले नहीं जाता है, जानते हो, वो भी ऑप्टिकल फाइबर रहता है। क्यों? उसको कोई ले नहीं जा सकता है, आपके लाइफ में उसका यूज नहीं, आप यूज करिए नहीं सकते हैं, आपके पास टेक्निक है ये नहीं यूज करने के लिए। ऐसे अगर उतना वायर फेंका रहता, कौन, तांबा वाला, एल्युमिनियम वाला, तो सब लोग घर ढो ढो के ले आता। क्यों? वायरिंग कर देता, किसमें? घर में।
लेकिन उससे वायरिंग नहीं हो सकता। उसके अंदर ग्लास रहता है, पतला फाइबर का ग्लास रहता है, जो कितना लपेटिएगा तो टूटे फूटेगा नहीं। ग्लास फाइबर रहता है, समझ लीजिए, उसको इतना लचीला बनाया जाता है, और इसको कितना कुछ कीजिए कुछ नहीं टूटेगा। और इसको आप अगर जला दीजिएगा ना तो इससे कोई मेटल नहीं निकलेगा, मेटल इसमें है ही नहीं है। अगर मेटल का वायर रहता तो जानते क्या होता, सब लोग उठा के लेके चल जाता। अब कभी टेलीफोन एक्सचेंज के आसपास या रोड पर देखिएगा वायर लाल वाला निकला हुआ है, ब्लू वाला निकला हुआ, उसको कोई नहीं कबाड़ के ले जाता, क्योंकि पता है इसका कोई फायदा नहीं है। नहीं तो हमारे बिहार में कितने लोग महान है, समझ रहे हैं ना, घर से चोरी कर लेते हैं। अगर उतना मोटा मोटा वायर को तांबा ले जाता, तांबा इतना महंगा होता है कि सब राजा हो जाता है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर है जिससे इधर से उधर सब कुछ जाता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर के बिना आपका कोई काम नहीं हो सकता, बस इतना ही सोच लीजिए, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर पर भी हम लेख जो है ना लिख करके आपके पीडीएफ में भेज चुके हैं पहले से। तो ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वर्क करता है और बोर्ड के लिए बहुत फेमस है, और कंपटीशन में इसका न्यूमेरिकल आता है गर्दा छुड़ा करके। न्यूमेरिकल भी बताएंगे अगले क्लास से। आज पहले हम देंगे कुछ आप लोग को पीडीएफ भेजेंगे न्यूमेरिकल का, है ना, असाइनमेंट का, और तब अगले क्लास में डिस्कशन होगा। तो ये था आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे, है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में और भी बहुत सारा चीज है। प्रिज्म वाला केस आता है। पीडीएफ नहीं आया। क्या चीज? नोट्स का पीडीएफ नहीं आया है। अच्छा, जिनके पास नहीं आया है वो हमको बोलेंगे, हम उनको भेज देंगे, ठीक है। या जिनके पास कॉपी है उनको पीडीएफ लेने की जरूरत नहीं है, कॉपी वाला ही हम स्कैन करके भेजते हैं, ठीक है। ठीक है सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बात शुरुआत करते हैं कि क्या होगा जो, ठीक है। देखिए अब इसके बाद जो है आपका, अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल की बात करते हैं, और खतरनाक ढंग से कैसे इसका ग्राफ खिंचाता वो ग्राफ की बात करते हैं। यानी कि हम जो है मतलब डेविएशन का ग्राफ खींचते हैं। कब? जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तब डेविएशन का ग्राफ क्या होगा, और डेंसर से रेयर जाएगा तो डेविएशन का ग्राफ क्या होगा। तो देखिए डेविएशन ऑफ रे, है ना, देखिए बात समझिएगा, डेविएशन ऑफ रे व्हेन गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, बात समझ लीजिए। रेयर टू डेंसर मीडियम में जब जाएगा उस समय की बात कर रहे हैं कि क्या होगा आपका, मतलब डेविएशन, ठीक है। डेविएशन की बात कर रहे हैं उस समय कि डेविएशन आपका क्या होने वाला है जो। तो देखिए डेविएशन की अगर बात करेंगे तो बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं जो, ठीक है। तो देखिए अगर रेयर से डेंसर की ओर जा रहा है तो एक नॉर्मल खींचेंगे, और एक बात और समझ लीजिए, हमारे फिजिक्स में क्या है, हमारे फिजिक्स में इन जनरल 99% में ऊपर जो दिखाया जाएगा हमेशा वो रेयर मीडियम होगा, और नीचे जो दिखाया जाएगा वो डेंसर होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा। समटाइम ऐसा नहीं है, लेकिन इन जनरल की बात किए हैं, हमेशा की बात किए हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं ध्यान से। देखिए ये नॉर्मल है, जब नॉर्मल है तो नॉर्मल ये ऐसे आया, बात समझ लीजिए, नॉर्मल आया। अब इसके बाद क्या हो गया, देखिए इधर जाना चाहिए था, अब इधर जाएगा नहीं, ये बेंड करेगा टुवार्ड्स नॉर्मल, डेंसर की तरफ है। रेयर से डेंसर आया तो टुवार्ड्स नॉर्मल, यानी कि ये आपका इंसिडेंट एंगल आई है, ये बात आपको समझ में आता है, और ये एंगल आपका आर है, ये भी बात समझ में आता है आपको। लेकिन रे को जाना चाहिए था इधर, इस मीडियम के चलते आ गया इधर। डेविएशन का मतलब होता है आपने पाथ से भटक जाना। आप कहते हैं कि डेविएट कर, माइंड डेविएट कर गया है इसका, ये बच्चा पढ़ता उड़ता नहीं है ना, इसका माइंड जो है एकदम डेविएट कर गया है। कहाँ रहता है पता नहीं, क्लास में रहते हैं कहाँ रहता है, माइंड डेविएट रहता है एकदम ऑलवेज। नींद में रहते हैं कहाँ रहते हैं पता नहीं, सोए हुए हैं क्या कर रहे हैं पता नहीं। तो रे का भी डेविएशन हो गया, रे को जाना चाहिए था इधर चला गया इधर, इसका मतलब ये इधर जब चला गया तो यही ना डेविएट कर गया, तो इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। लेकिन एक बात और समझिए आप,
अच्छी तरह से समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये लाइन इधर जा रहा था 100%, तो ये टोटल एंगल तो आई ही होगा, नहीं होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल के कंसेप्ट से, वर्टिकली अपोजिट एंगल के कंसेप्ट से ये क्या होगा, आई ही होगा हर हाल में। जब आई ही होगा हर हाल में वर्टिकली एंगल अपोजिट के कंसेप्ट से, तो जरा बात ध्यान से समझ लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, तब तो फ्रॉम फिगर से लिख सकते हैं, एक ही लाइन में क्या लिख सकते हैं कि ये एंगल आई जो है ना, वो एंगल आई जो है ना हर हाल में आर प्लस डेल के बराबर है। इसलिए एंगल ऑफ डेविएशन जो हुआ, एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन मतलब विचलन होता है, डेल जो हुआ आपका क्या हो गया, आई माइनस आर हो गया। क्या हो गया, आई माइनस आर हो गया। बात समझ लीजिए, एंगल ऑफ डेविएशन जो हो गया आपका आई माइनस आर हो गया। इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन जो हो गया आपका आई माइनस आर हो गया, इस बात को समझ लीजिए। लेकिन देखिए ध्यान से समझिएगा अच्छी तरह से, एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे जैसे बढ़ाएंगे आपका डेविएशन जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो डेविएशन भी बढ़ते जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि आर का वैल्यू देखिए ध्यान क्या क्यों बढ़ेगा वो समझ लिए। यहाँ पर जो ग्राफ खींचिएगा ना, वो ग्राफ में आपको मैथ का फार्मूला नहीं लगेगा, नेचुरल फिनोमेना लगेगा। एंगल ऑफ डेविएशन और इंसिडेंट का ग्राफ खींच रहे हैं, तो देखिए ध्यान समझिएगा। एक बात तो आपको पता है, मैं कुछ डाटा लिखता हूं, आई का और आर का और डेल का, ऐसे कुछ डाटा लिखते हैं अपने मन से हम। आप बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर जीरो, देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री रहे, आई नॉर्मली जब आएगा तो ये 0 रहेगा, तो ये 0 रहेगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। क्या इस बात से सहमत हैं आप लोग? बोलिए जल्दी से। अगर इसके सामने रे डालिएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, आर भी 0, तो डेविएशन भी 0। लेकिन अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ये 30 डिग्री आ जाए, अगर इसको 30 डिग्री दीजिएगा तो आर क्या होगा ये बताइए आप। 30 डिग्री से कम होगा कि ज्यादा होगा? ये कम होगा सर। कम होगा एकदम कम होगा। तो कम 30 से तो कम होगा हर हाल में। तो अब फार्मूला लगाना पड़ेगा स्नेल सॉ, तब लगेगा। फार्मूला लगाइएगा तब बनेगा क्वेश्चन। अगर आप फार्मूला लगा, अगर मान लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप √2 मानते हैं, मान लिया इसका √2 है रिफ्रैक्टिव मीडियम, हमको पता नहीं है, म्यू का वैल्यू √2 है, तो यहाँ स्नेल सॉ लगाइएगा तो ऐसे लिखिएगा μ1 sin i, तो 1 गुने sin 30 इक्वल टू μ2, तो μ2 तो √2 है, i इंटू साइन r, यही ना। तो ये sin 30 हाफ हो गया, ये हाफ हो गया, तो 1 sin r जो हो गया आपका हो गया क्या 1/2 √2 हो गया। √2 का वैल्यू होता है 0.75 होता है, 7/2 0.35, 0.35 कितना एंगल का लगभग वैल्यू होता है, ये बात याद कीजिए। तो 0.35 और 0.35 जो होता है लगभग आपका कितना 0.35 आ रहा है साइन आर का वैल्यू। तो देखिए साइन 37 होता है 0.6 होता है, और साइन 30 0.5 होता है, उससे और कम होगा, लगभग 20 डिग्री के आसपास आएगा आंसर आपका, ये समझ लीजिए। तो यानी 20 डिग्री आया तो आपका क्या हो गया, डेविएशन लगभग 10 हो गया, मान के चल रहे हैं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है। अगर ये 45 डिग्री कीजिएगा तो 45 डिग्री कीजिए तो साइन 45 1/√2 हो जाएगा, तो 1/√2 और 1/√2 तो √2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो डेविएशन बढ़ रहा है कि नहीं आपका? तो डेविएशन लिनियरली नहीं बढ़ रहा है, थोड़ा तेजी से बढ़ रहा है, मतलब कि ये एंगल जो है तेजी से बढ़ रहा है, थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। यानी ग्राफ कैसे खींचिएगा, आई थोड़ा तेजी बढ़ा, मतलब कि ग्राफ जो है मतलब स्ट्रेट लाइन ऐसे भाग रहा है आपका, सीधा ऐसे नहीं, ये इधर की ओर भाग रहा है, इस तरह से भाग रहा है, ऐसे ग्राफ, मतलब आई ज्यादा डेल कम हो रहा है, डेल धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन आई जो है तेज बढ़, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन है तो ग्राफ तो आपका लीनियर ही होगा, लेकिन स्लोपिंग जो है आई की तरफ झुका रहेगा, क्योंकि आई तेजी से बढ़ रहा है, डेविएशन धीरे धीरे बढ़ रहा है।
तो आई वाला में एंगल ज्यादा दिखाइएगा और इसमें कम दिखाइएगा, तो ऐसा ग्राफ आपको आ जाएगा। मतलब ये बात समझने वाला है, समझ गए ना। उसी तरह से अब यहाँ पर जो है आपका, जब देखिएगा यहाँ पर ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, तो यहाँ पर अब क्या होगा, मतलब कि ये जो स्ट्रेट लाइन भी थोड़ा नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा बेंड भी करेगा ये। मतलब ये नेचुरल ग्राफ है, आपको हम बोले ना कि मैथ के फार्मूला पर ये नहीं लागू होगा, ऐसे थोड़ा ये होने लगेगा इस तरह से। क्योंकि जब आई बराबर 90 डिग्री कर दीजिएगा ना, तो आई बराबर 90 तो ये 0 हो जाएगा और तब वो 90 हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा वो डाटा। अगर ये 90 डिग्री कर दिए तो ये ऐसे चलता चला जाएगा, तो डेविएट नहीं करेगा वो, फिर डेविएशन नहीं होगा आपका। तो इस तरह से इसका ग्राफ होगा। देखिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसका उल्टा वाला ग्राफ और मजेदार है। उल्टा वाला ग्राफ है जो और मजेदार है। कौन सा ग्राफ? तो अब की बार डेंसर से रेडर जाएंगे और उसमें तो मजा आ जाएगा। सर ग्राफ फिर से बता दीजिए। एकदम फिर से बता रहे हैं ग्राफ को, देख लीजिए। देखिए ग्राफ समझने की कोशिश कीजिए। कुछ ग्राफ है जो मैथ के अनुसार फिजिक्स में नहीं चलता है, जैसे व्हेन रे देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिएगा फिर से। देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिएगा फिर से, हम क्या समझाना चाह रहे हैं। यहां पर अगर आप देखते हैं तो ये जो है इंसिडेंट एंगल आई है। ये इंसिडेंट एंगल क्या है? आई है। और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है। लेकिन अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करते हैं तो रे जा रहा था डॉटेड लाइन की इधर और ये नॉर्मल है, तो आई एंगल ये होगा। ये बात आप समझते हैं। लेकिन रे को जाना चाहिए था इस रास्ते से और चला गया है इस रास्ते पर, तो ये कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, इसको कहेंगे। देख लीजिए ध्यान से। पहले ये फिगर समझ में आया कि नहीं ये बताइए पहले आप। यहीं तक, आगे नहीं। ये वाला बात समझ में आया कि नहीं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये है डेंसर मीडियम आपका है। ये कौन सा मीडियम है? डेंसर है, डेंसर मीडियम है ये। और ये जो है आपका रेरर मीडियम है, रेरर मीडियम है। यानी कि इसका म्यू1 है और इसका म्यू2 है, और आपको म्यू1 इज ग्रेटर देन क्या है? म्यू2 है। इतना बात समझ में आया कि नहीं पहले आपको कि ये इंसिडेंट एंगल होगा, आर होगा डेविएशन। तो फ्रॉम फिगर से क्या लिख सकते हैं आप लोग बोलिए? अब फ्रॉम फिगर से क्या लिख सकते हैं? हम फिगर से लिख सकते हैं कि ये आर जो होगा, ये आर एंगल वो आई प्लस डेल के बराबर होगा। आर जो होगा वो आई और प्लस डेल के बराबर होगा। किसके बराबर? डेल के बराबर होगा। इसलिए आप डेल बराबर लिख सकते हैं आर माइनस आई। अभी देखिए ध्यान से, अभी देखिए ध्यान से। इसके पहले जो आया था डेविएशन का वैल्यू आया था आई माइनस आर, यहाँ आया है आर माइनस आई। इसके पहले आया था आई माइनस आर, अभी क्या है? आर माइनस आई आया, उल्टा आ गया फॉर्मूला। अब जरा गौर कीजिएगा, हम क्रिटिकल एंगल की बात करते हैं, एट सी पर की बात करते हैं, एट क्रिटिकल एंगल पर चलते हैं। तो एट क्रिटिकल एंगल पर चलेंगे, एट क्रिटिकल एंगल पर या क्रिटिकल
पॉइंट पर चलिएगा, क्रिटिकल पॉइंट पर चलिए। जब क्रिटिकल पॉइंट पर चलिएगा तो जरा ध्यान से देखिएगा, रे को जाना चाहिए था इधर, यानी रे को जाना चाहिए था उधर, चला गया किधर, इधर चला गया ये। तो अगर ये सी है तो ये भी सी होगा, और सी ही तो है एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जाना चाहिए था इधर, चला गया इधर, तो यही तो है डेविएशन। तो आप जब ये डेविएशन है तो याद कर लीजिए कि अब क्या हुआ, अब हो गया आपका, देखिए अब हो गया 90 डिग्री बराबर, 90 डिग्री बराबर हो गया सी प्लस डेल, इसलिए डेल बराबर हो गया 90 माइनस सी हो गया, ये देख लिए ध्यान से। और 90 डिग्री क्या है आपका, आर है, ये डेल है, एक्चुअली ये 90 डिग्री क्या है, आर है, और ये आई है। लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला वैसा हो गया था, ये इसके बराबर है, ये इसके लिए है, और ये इसके लिए है, यानी कि आई के बदले सी आ गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इंसिडेंट एंगल धीरे धीरे बढ़ रहा है और डेविएशन तेजी से बढ़ रहा है। देख लीजिए ध्यान से, इंसिडेंट एंगल धीरे धीरे बढ़ा है अभी, और ये आर का वैल्यू 90 डिग्री तक चला गया, आर का वैल्यू 90 डिग्री तक चला गया। ये बात समझिए, नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल फिनोमेना है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो ये जब धीरे धीरे बढ़ रहा है तो ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं डेविएशन और वर्सेस किसमें, ये डेविएशन और वर्सेस इंसिडेंट एंगल में। तो ग्राफ जो हम शो कर रहे हैं वह ग्राफ में क्या हो रहा है, डेविएशन अब की बार तेजी से भाग रहा है, उसमें धीरे धीरे भाग रहा था, अब की बार तेजी से ही भाग रहा है। इसके पहले मुंह नीचे की ओर खुला क्योंकि आई ज्यादा बढ़ रहा था, डेविएशन धीरे धीरे था। आए बात समझ में, इसमें क्या था, आई इसके पहले ग्राफ में क्या था, ध्यान से सुनिएगा, इसके पहले ग्राफ में आई तेजी से चल रहा था, डेविएशन धीरे धीरे बढ़ रहा था एंगल में, तो ग्राफ नीचे की ओर झुका था। और इसमें क्या है कि आई कम है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ये जो है ना वैल्यू तेजी से बढ़ के 90 डिग्री तक चला गया। क्योंकि आप याद कीजिए, जब डेंसर से रेयर जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल भागेगा, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल तेजी से भाग रहा है तो डेविएशन तेजी से भागेगा, तो ग्राफ ऐसा होगा। लेकिन इसमें वो घटना घटित हो रहा है, वो घटना घटित है जो अभी समझिएगा ध्यान से, बड़ा अच्छा घटना घटित हो रहा है। वो घटना घटित ये हो रहा है यहाँ पर कि जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, हम मानते हैं एग्जाम्पशन में लेट मान रहे हैं कि अगर ये क्रिटिकल एंगल, लेट मान रहे हैं कि क्रिटिकल एंगल यदि 30 डिग्री हो, मान लेते हैं क्रिटिकल एंगल अगर यहाँ 30 डिग्री है तो ये तो टोटल 90 डिग्री, तो डेविएशन जो हो गया आपका 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री हो गया, नहीं हो गया डेविएशन। देख लीजिए ध्यान से, अगर क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री मान लेते हैं, क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री है तो ये तो ग्रेज कर रहा है सरफेस पर, तो ये 90 डिग्री हो गया ना, तो 90 डिग्री हो गया तो क्रिटिकल एंगल हो गया ये टोटल 90 डिग्री, तो डेविएशन बराबर 90 माइनस सी है, तो यहाँ 30 घटाइएगा तो 60 डिग्री आएगा डेविएशन। देख लीजिए ध्यान से, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, नाउ अब इंसिडेंट एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ज्यादा है, दैट इज आई बराबर मान रहे हैं 31 डिग्री या 30.001 डिग्री। तो बताइए, इंसिडेंट एंगल अभी 30 डिग्री था, अभी 30.001 था, तो वो घटना याद कीजिए, जब 30 डिग्री पर क्रिटिकल एंगल था और 30 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, मात्र थोड़ा सा, बाद में इसको 38 डिग्री मानिएगा फिर आप गुना भाग करते समय, लेकिन उस समय क्या हो जाएगा, ये अगर ये एंगल 30.001 डिग्री हो गया कि इंसिडेंट एंगल, तो ये भी हो जाएगा 30.001 डिग्री, आर भी हो जाएगा, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। यहाँ पर एक पॉइंट बदला कि आपका रे जो है दूसरे मीडियम से सेम मीडियम में आ गया। देख लिए ध्यान से, एक पॉइंट बदला कि दूसरे मीडियम से सेम मीडियम में आ गया, 30 डिग्री से 30.001 किया, उसमें इतना हो गया। लेकिन इस केस में तो डेविएशन क्या होगा, ये तो TIR हो गया,
तो टी रे जाना चाहिए था इधर, चला गया इधर, तो डेविएशन तो ये हो गया। तो जब डेविएशन ये हो गया तो इन केस ऑफ टी आई आर, इन केस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इन केस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगा डेविएशन? आपको ये स्ट्रेट लाइन हो गया, देखिए ध्यान से, ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, और सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन में सभी एंगल का योग यानी जोड़ जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि ये आई, ये आर और ये डेविएशन का सम होगा 180 डिग्री होगा। ये आप मैथ से समझ सकते हैं अच्छी तरह से, देख लीजिए ध्यान से, ये आई, ये आर और ये डेविएशन बराबर 180 डिग्री होगा, इसकी फुल गारंटी है। अब देखिए आई है 30, ये भी है 30, तो 30.001, 30.001 आप प्लस डेविएशन बराबर 180 डिग्री। अब जब डेविएशन बराबर लिखिएगा तो 180 डिग्री माइनस 30 60 .002 घटाइएगा तो लगभग 120 डिग्री आ जाएगा। ये तो बड़ा अजीब और खतरनाक खेल हो गया। जानते हैं कैसे? 30 डिग्री पर जब डेविएशन था, जब क्रिटिकल एंगल का फिनोमेना एकदम 30 डिग्री पर हो रहा था, तो डेविएशन आया 60 डिग्री। देख लीजिए ध्यान से, जब 30 डिग्री आपका क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री क्रिटिकल एंगल था, तो डेविएशन 60 डिग्री। आज क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ज्यादा एंगल हो गया, मात्र थोड़ा सा 0.001 एंगल, जिसको नगण्य आप कहते हैं, शून्य के बराबर कह रहे हैं, और तब ये टी आई आर फिनोमेना हो गया। क्योंकि टी आई आर का कंडीशन ही, देखिए हम जो बात समझा रहे थे उसको समझने की फिर से कोशिश कीजिए, है ना, दोबारा कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। हम देखिए एक नेचुरल फिनोमेना की बात कर रहे हैं, नेचुरल घटनाएं की बात कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि क्रिटिकल एंगल जब 30 डिग्री था तो आपका डेविएशन आया था 60 डिग्री। जब यानी कि इंसिडेंट एंगल जब 30, आज सीधा सीधा भाषा ऐसा कर सकते हैं, जब इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री था तो डेविएशन आया 60, और जब इंसिडेंट एंगल 30.001 हुआ तो डेविएशन आया 120। मात्र 0.001 से इतना बड़ा चेंज। अब सोचिए नेचर में फिनोमेना, घटना कैसे कैसे होती है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। यही तो फिजिक्स है। नेचुरल घटनाएं को समझना पड़ेगा कि आखिर ये नेचर घर की जो घटनाएं हैं आपको किस तरह से आपके लाइफ में इफेक्ट कर रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। और तब, और दूसरी बात एक और समझ लीजिए कि यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में अगर हम बात करते हैं इसको, तो इसको हम थोड़ा सा फिर से लिखने की कोशिश करते हैं आपके लिए, और एक फार्मूला जनरेट करने की कोशिश करते हैं, जनरल फार्मूला। तो डेविएशन बराबर जो होगा 180 डिग्री माइनस 2i होगा, सिंस i बराबर r होता है। अब डेविएशन बराबर 180 माइनस 60.002 बराबर लगभग 120 डिग्री आ गया। ठीक है, अब वही फार्मूला है, हम कुछ किए नहीं, लेकिन यह फार्मूला लगता है कि एकदम फिक्स्ड है, और ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, y बराबर c माइनस एम एक्स। कितने लोग को ग्राफ याद है y बराबर c माइनस एम एक्स का? तो हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको हिंट कर रहे हैं, y बराबर c माइनस एम एक्स का अगर ग्राफ हो, y है ये x है, और अगर y बराबर c माइनस एम एक्स का ग्राफ खींचना हो तो उसका ग्राफ जानते कैसा होता है? ये मैथ वाला ग्राफ अब आपको याद करना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन ऐसा होता है, यही होता है ना। अब बताइए, यहाँ तक तो ग्राफ आप खींच दिए, हाँ बोलिए, कुछ पूछ रहे हैं कोई? बताए थे कि स्ट्रेट होता है। हाँ स्ट्रेट होता है। अब बताइए ध्यान से, अब यहाँ तक तो ग्राफ पहुंच गया था पहले, अब यहाँ पर स्ट्रेट कैसे खींचिएगा? तो यहाँ पर स्ट्रेट ऐसे खींचिएगा, ऐसे, इसको मिलाइएगा ऐसे दोनों ग्राफ को ऐसे। अब सोचिए ग्राफ कैसे चल रहा है, ये अजीब ग्राफ है, लेकिन इस अजीब ग्राफ में इधर वाला लाइन नहीं होगा, इधर वाला लाइन नहीं होगा, समझे? इधर वाला लाइन नहीं होगा। ये देख लीजिए ध्यान से, आपका इंसिडेंट एंगल जो है आपका इधर है 30 डिग्री, सॉरी उल्टा हो गया है, इधर वाला ग्राफ होगा आपका, इधर वाला नहीं होगा।
ठीक है, ये ग्राफ नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ग्राफ कैसे वैरी कर रहा है वो समझिए। अब ग्राफ जो है कैसे वैरी कर रहा है उस बात को समझने की कोशिश कीजिए, और अब सोचिए कि कैसे कैसे ये ग्राफ गया जो, यानी कि पहले इस तरह से डेविएशन बढ़ रहा था। अब जब यहाँ पर क्रिटिकल एंगल के बाद जो घटनाएं घटित हुई वो तो गजब का घटना घटित हो गया। ये आई बराबर यहाँ जो है क्रिटिकल एंगल है, और उस समय डेविएशन तुरंत बढ़ गया। वही 30 डिग्री इंसिडेंट है, लेकिन डेविएशन बढ़ गया बहुत तेजी से। एक मिनट रुकिए, इस ग्राफ को और थोड़ा सा हम सीधा कर देते हैं, यहाँ जगह थोड़ा कम गया था, है ना। ये ग्राफ थोड़ा और ऊपर उठेगा, ठीक है, ये ग्राफ थोड़ा सा जो है थोड़ा सा ऊपर और उठ के जाएगा, है ना। हम ग्राफ को इधर से थोड़ा बना रहे हैं फिर से, है ना, ऐसे। ये आपका डेविएशन का ग्राफ है, ये इंसिडेंट एंगल का ग्राफ थोड़ा उसको ऊपर उठाना पड़ेगा। मतलब ये ग्राफ आपका ऐसे हो जाएगा, सबसे पहले थोड़ा कम दूर तक दिखाए हैं, है ना। और ये आपका क्रिटिकल एंगल है, ये बात आपको समझ में आ रहा है। और इसका ऐसा ग्राफ खींचना है आपको, तो ऐसा ग्राफ जो है खींचना है, तो ऐसा ग्राफ पहले यहाँ से खींच लीजिए, ऐसे ऐसे थोड़ा दूर से, है ना, ऐसे खींच लीजिए। देखिए ध्यान से समझिएगा, इंसिडेंट एंगल यहाँ पर क्रिटिकल के जस्ट बराबर है। क्रिटिकल एंगल तक ये गया था ऐसे ग्राफ, क्रिटिकल एंगल तक गया था ग्राफ, उसके बाद क्रिटिकल के जस्ट एक पॉइंट बाद ग्राफ हो गया जो बहुत हाई हो गया। यानी कि यहाँ पर ऐसा समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के अनुसार अगर हम समझा रहे हैं, तो ये हो गया आपका कितना 60 डिग्री, सी बराबर अगर 60 डिग्री है तो यहाँ दिखाएंगे, और जैसा ही TIR हो गया तो 120 हो गया। यानी कि यह जो ग्राफ है 120 से फिर चालू होगा ऐसे, यह देखिए, यह देखिए, यह देखिए, यह देखिए, ऐसे। मतलब वहां से चालू होगा तो इधर वाला ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये डॉटेड लाइन कर सकते हैं लेकिन एग्जिस्ट नहीं करेगा, सीधा एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी ग्राफ यहाँ से रप्चर होगा, टूटेगा, और डायरेक्ट यहाँ, और इसके सामने क्या लिखिएगा 120 डिग्री, ऐसे लिखिएगा। देख लीजिए ध्यान से, ऐसा ग्राफ होगा। अब फाइनल ग्राफ हो गया आपका, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हमसे जो पूछना है पूछ सकते हैं। अब आप लोग आज के क्लास में मजा आ गया होगा, एकदम दिमाग का दही हो गया होगा। जानते हैं इसका ग्राफ आप नेट पर भी सर्च कीजिएगा तो बहुत अच्छे से, पहले तो मिलेगा जल्दी नहीं, डाउट नॉट ये सब फेल हो जाएगा। डाउट नॉट पर आप ग्राफ ये सबको खोजिएगा तो मिलवे नहीं करेगा सॉल्यूशन में। चलिए क्वेश्चन एराइज कीजिए। देखिए जो पर डे पीछे से स्टडी करके नहीं याद रखेंगे उनको तो बहुत कंफ्यूजन अब धीरे धीरे होगा, क्योंकि हम पहले ही बोल दिए हैं कि 10th लेवल से चालू करेंगे तब 12th में एंट्री मारेंगे। तक 10th लेवल तक का पढ़ा दिए हैं, अब 12th में लगभग एंट्री मार चुके हैं। अब मजा आएगा पढ़ने में। बोलिए जल्दी से, कोई किन्हीं को कुछ पूछना हो तो बोलिए, क्योंकि अब हम मीटिंग एंड करने वाले हैं आज यहीं पर। सर बोलिए। आप बोले थे ना कि ऑप्टिकल फाइबर समुद्र में भी बिछाया जाता है, तो सर उसको कैसे बिछाते हैं समुद्र में? वो वीडियो आप खोलिएगा आज, अभी तुरंत हम ऑफ करेंगे मीटिंग, उसके बाद लिखिएगा ऑप्टिकल फाइबर इन ओशियन। इतना भयानक चीज दिखा देगा ना कि आपका देख करके दिमाग जो है ना शून्य हो जाएगा। मतलब समझ लीजिए बहुत अच्छे से बिछाया हुआ रहता है, कैसे बिछाया जाता है, कैसे वो रहता है, उसको वाटर से प्रोटेक्शन कैसे चाहिए, सारा चीज लगाया हुआ है, सोच लीजिए। और पूरा बिछाया हुआ है समुद्र में। आप वो YouTube पर देखिएगा ना वीडियो तो ज्यादा मजा आएगा आपको, हम समझाएंगे तो उतना नहीं है। और किन्हीं को कोई क्वेश्चन है तो बोलिए जल्दी से। नेहा कुमारी सर। हाँ बोलिए ना। ये वाला वीडियो डालिएगा ना सर आज? निश्चित डालेंगे, हर एक वीडियो डालते हैं। हम पहले ही बोल रहे हैं कि सबसे पहले समझिए और दोबारा YouTube पर वीडियो को डाउनलोड करके देखिए। देखिए आप लोग को क्या होता है, वीडियो चलता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, YouTube में एक रहता है डाउनलोड का ऑप्शन, डाउनलोड कर लीजिएगा ना, तो नेट आपके पास नहीं भी रहेगा ना तो चलते रहेगा। लगभग 1 आध महीना तक वो डाउनलोड रह जाता है, 10-15 दिन जो भी है। तो एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा तो बार बार आपको नेट यूज करना नहीं पड़ेगा। उस वीडियो को दोबारा, तिबारा, चौबारा, पचबारा जितना बार देखना है देख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए
दिलखुश, कोई दिक्कत? आज मजा आ गया ना पढ़ाई में? हाँ, जी जी। आज लगा ना कि कुछ अच्छा कंसेप्ट सीखे, 10 मार्क्स आगे निकल गए। यस सर। आस्था कुमारी कहाँ गायब हो जाते हैं? अनुराधा, चलिए कोई बात नहीं है, अब हम मीटिंग को एंड करते हैं, ठीक है? वीडियो डाल देते हैं थोड़ा देर में, आधा एक घंटा में। तब तक के लिए गुड बाय।